अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। हमारे साथ एक बार फिर हैं रिजवान, जिनकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी आपकी कि इनके साथ एक पॉडकास्ट किया जाए। तो रिजवान साहब एक बार फिर हमारे साथ हैं, शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। जिहाद कैसे हैं? ज़बरदस्त। हमारे बड़े आइडियाज़ डिस्कस हो रहे थे, हमें समझ नहीं आ रहा था कि किस टॉपिक पे डिस्कशन करें, लेकिन एक जो डिस्कशन हम बड़े अरसे से करना चाह रहे थे वो ये है कि ये सारे जो मतलब हमारे एशिया के और मिडल ईस्ट के ये जो पावरफुल लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, ये अपना पैसा मतलब बरतानिया में क्यों पार करते हैं, इसकी मुझे नहीं समझ लगी। इसलिए हमने रिजवान साहब से रिक्वेस्ट की कि वो आएँ। इनका भी बड़ा दिल कर रहा था कि जो इनकी स्टडी है, ये इनकी इन्फॉर्मेशन ये हमारे साथ शेयर करें। सर बताइए क्या सीन है बरतानिया का, ये क्या मतलब दुनिया में एक टैक्स हेवन या कह लें आप इसको, या मनी लॉन्ड्रिंग की अमाज गाह ये समझी जाती है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही कह रहे हैं। बरतानिया, अगर हम कहेंगे सिर्फ बरतानिया ही इन्वॉल्व है, बरतानिया अकेला नहीं है। अच्छा। इस मामले में यूरोप के और ममालिक भी हैं। नेदरलैंड्स बहुत मशहूर है, आयरलैंड भी है। नेदरलैंड्स? हाँ जी, नेदरलैंड्स। लक्समबर्ग भी है, ठीक है। कुछ हद तक जर्मनी भी है। अच्छा। आपको याद होगा नवाज शरीफ 10 दिनों के लिए जर्मनी छुट्टियां भी मनाने गए थे, शायद वहाँ पे दाल नहीं गली। अच्छा। क्योंकि लेकिन एक चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है समझने के लिए कि जो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम है जो कि हम इस वक्त दुनिया में देखते हैं, उसके असल में दो रुख हैं। एक जो कि हम रोज़ाना न्यूज़ में पढ़ते हैं, ठीक है। आप किसी भी अखबार का खोलेंगे, मार्केट्स का या बिज़नेस का, जो भी न्यूज़ आपको मिलेगी वो मिलेगी ऑन वन पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम, जिसको हम कहते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया कहता है ऑन शोर फाइनेंशियल सिस्टम। टेक्निकली इट्स रेगुलेटेड फाइनेंशियल सिस्टम। लेकिन जो दूसरा हिस्सा है ना, जो है जिसकी आप बात कर रहे हैं, टैक्स हेवंस की, अनरेगुलेटेड फाइनेंशियल सिस्टम, जिसको मेन स्ट्रीम में हम ऑफशोर फाइनेंशियल सिस्टम भी कहते हैं। ऑफशोर अकाउंट, शेल कंपनीज, वो सारी की सारी इस फाइनेंशियल सिस्टम की क्या हम कह सकते हैं पौध है। और इसको शुरू करने में या इसकी जो है ना इर्तिका से लेकर अभी तक जो हम इसका चेहरा देखते हैं, उसमें बरतानिया का बहुत बड़ा हाथ है। यानी मैं वीगन बहुत आसानी से कह सकते हैं बरतानिया ने ये तख्लीक की है, ये निज़ाम पूरा ऑफशोर फाइनेंशियल सिस्टम का। लेकिन बरतानिया की मशहूरी जो है एज एन ऑफशोर फाइनेंशियल सेंटर, जहाँ पे सारा पैसा आकर लोगों का बैठता है, वो बेसिकली है कि ज़्यादातर काफ़ी ज़्यादा पैसा करप्ट मीन से गेन किया गया। जैसा जर्मनी की मैंने बात की, जर्मनी के अंदर भी है, लेकिन इसमें बेसिकली जो बिगेस्ट बेनिफिशरीज हैं वो जर्मन कंपनीज़ हैं। तो इसलिए आपने देखा होगा जर्मन मैन्युफैक्चरिंग दे अच्छी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, लेकिन फाइनेंशियल सिस्टम उनका ऐसा है कि वो टैक्सेस कम पे करते हैं, क्योंकि वो अपने प्रॉफिट्स जो है वो इन ऑफशोर फाइनेंशियल सेंटर्स के अंदर पार्क कर देते हैं। ठीक है। जर्मन मैन्युफैक्चरर, जर्मन मैंने BMW, ऑडी, बिल्कुल यही काम अमेरिकन भी करते हैं। अमेरिकन कंपनीज भी अपना, माइक्रोसॉफ्ट बहुत फेमस है, वो अपना प्रॉफिट सारा का सारा रेवेन्यू शो करती है पोर्टो रिको में, ठीक है। अमेरिका भी इस निज़ाम का हिस्सा है, लेकिन जो इसके फ़वाइद है ना वो उनकी कॉर्पोरेट सेक्टर उठा रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल एप्पल जो है उसके ऊपर काफ़ी देर से वो अपने ग्लोबल रेवेन्यू जो है वो आयरलैंड से शो करती है, ठीक है। वो आयरलैंड से शो क्यों करती है? क्योंकि उसका कॉर्पोरेट टैक्स वहाँ पे लोएस्ट है। और आपको मज़ेदार बात सुनाता हूँ कि आयरलैंड के अंदर 2017 के अंदर केस हुआ था कि यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस ने एप्पल को कहा कि यू आर गोइंग 2003 से लेकर 2014 तक का 14.5 अरब यूरो का टैक्स का ना पेनल्टी लगाई थी कि यू हैव टू पे टू द आयरिश गवर्नमेंट। और आयरलैंड की गवर्नमेंट ने क्या किया कि वही केस उठाकर आयरिश सुप्रीम कोर्ट में ले गई और उसके ख़िलाफ़ जजमेंट लेकर आई, क्योंकि एप्पल ने उन्हीं दिनों में धमकी दे दी कि अगर तो हमें ये पेनल्टी पे करनी पड़ी, वी विल मूव आवर ऑपरेशंस टू UK। और UK उस वक्त यूरोपियन यूनियन से निकल रहा था। तो इस तरह के और भी बड़े केसेस हैं। फॉर एग्जांपल सबवे है, सबवे का लार्जेस्ट ऑपरेशन यूरोप के अंदर बरतानिया के अंदर है, ठीक है। रफली 2000 रेस्टोरेंट्स हैं, लेकिन जितनी भी रॉयल्टी वो इकट्ठी करते हैं वो सारी शो करते हैं नेदरलैंड्स में। अच्छा। तो ये एक है, उसको कहते हैं कि जो कॉर्पोरेट साइड इस्तेमाल कर रही है।
बरतानिया ज़्यादा फेमस हुए ऑन दी अदर साइड, जहाँ पर आपके पॉलिटिकली एक्सपोज पीपल हैं। अच्छा, यानी आपने कहा कि जो ऑफिशियल काम है वो इस तरह की जगहों पे होता है, नेदरलैंड्स वगैरह में, वो जो बड़े बड़े बिजनेसेस हैं वो अपना पैसा ये नेदरलैंड्स वगैरह में पार्क करते हैं। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं पॉलिटिकल लोगों की। इंडिया में हम विजय माल्या का नाम सुनते हैं और नीरव मोदी, गुप्ता फैमिली फिर ग्रुप। पाकिस्तान में जिनके हम सुनते हैं वो अभी हम नाम नहीं ले रहे, नाम नहीं क्योंकि अच्छा, उसके अंदर उनके भी फ्लैट्स बन जाते हैं। हम इन बेचारों के फ्लैट्स को रोते हैं। आप कभी यूके के अंदर इस वक्त 84,000 घर हैं। हाँ, ठीक है, रफली 6.7 बिलियन डॉलर की प्रॉपर्टी है जो कि एनोनिमसली ओन की जाती है। ओह, और ये सिर्फ रियल एस्टेट है। जो एसेट्स है ना, जो कि अननोन है बरतानिया के अंदर, नहीं पता कि वो 13 खरब डॉलर के एसेट्स हैं जो कि जिनका ओनरशिप के बारे में पता नहीं है, पता ही नहीं, क्लैरिटी नहीं है। और वो ओनरशिप के बारे में क्लैरिटी क्यों नहीं है? क्योंकि उसके अंदर एक बड़ा पावरफुल, एक बड़ा ही कदीम, यानी आज से 1000 साल पुराने एक ये फाइनेंशियल टूल ईजाद किया गया था ट्रस्ट का। वो लेकिन साइड पे हम उसके बाद में आते हैं कि वो कैसे, यानी उसकी शुरुआत कैसे हुई और अब वो किस तरह इस्तेमाल हो रहा है। अब बरतानिया की जो ज़्यादा फेमस है, बरतानिया का जो फाइनेंशियल सिस्टम है ना, वो ज़्यादा ओपेक है क्योंकि ओवरसीज़ टेरिटरीज ज़्यादा हैं। 14 के करीब ओवरसीज़ टेरिटरीज हैं। ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, केमन आइलैंड्स भी है, ये सारे। अच्छा, वो वहाँ पे करवाते हैं, ये वहाँ पर करवाते हैं। जो गंद है ना, सारा का सारा जो अनरेगुलेटेड काम है वो सारा का सारा होता है ओवरसीज़ टेरिटरीज़ के अंदर। वो बरतानिया के अंदर कर नहीं सकते क्योंकि केस हो सकता है, केस हो जाता है। ठीक है। अब जितने भी आप देखेंगे ना, एक स्विट्ज़रलैंड भी है। स्विट्ज़रलैंड इज़ फेमस फॉर ओनली वन थिंग कि वहाँ पे अमेरिकन अपना पैसा पार्क करते हैं। स्विस बैंक्स है और अमेरिकन अपना पैसा पार्क करते हैं। अच्छा, बरतानिया के अंदर चीनी करते हैं, इंडियंस करते हैं, पाकिस्तानी करते हैं, अरब रशियंस करते हैं, अरब्स बहुत ज़्यादा करते हैं। और अरब्स की भी वेस्टर्न अरब वाली साइड, वो इजिप्ट और लीबिया वाली साइड, इजिप्ट और लीबिया वाली साइड है। फिर आपके दुबई वाले भी हैं इन्वॉल्व इसके अंदर। आपने देखा होगा मैनचेस्टर सिटी खरीद लिया है, क्या क्या मैनचेस्टर सिटी क्लब खरीद लिया है। फिर इन्होंने सऊदियों ने न्यूकासल यूनाइटेड खरीद लिया है। अब सुना है कि आर्सेनल भी कोई अब कतर शायद खरीद ले। तो इस तरह के काम होते जा रहे हैं। लेकिन जो ज़्यादा बदनामी है बरतानिया की वो है कि अ लॉट ऑफ दिस मनी इज़ थ्रू इलीगल मीन्स। यानी उसकी सबसे बड़ी आपको मिसाल देता हूँ अफ्रीका की। अफ्रीका के कुल ममालिक का जो कर्जा था ना 2008 के अंत तक, वो था 177 अरब डॉलर। लेकिन वहाँ के जो करप्ट लोग जिन्होंने कब्जा किया, आपको पता है अफ्रीका में भी डिक्टेटरशिप आती रहती हैं, बिल्कुल, उन्होंने कुल पैसा कितना लॉन्डर किया है? 900 अरब डॉलर से भी ज़्यादा। वो पैसा सारा कहाँ पे गया? थ्रू ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरीज इनटू ब्रिटेन। वजह इसकी कुछ इस तरह से है कि बरतानिया की मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि बरतानिया ने अपना एक स्ट्रक्चर इस तरह का बनाया हुआ है जो कि कोई दूसरा मुल्क इस वक्त ऑफ़र नहीं कर सकता। बरतानिया के अंदर एक आपका है लंदन है, लंदन के अंदर एक और छोटा सा शहर है सिटी ऑफ लंदन। अच्छा, अब वो जो सिटी ऑफ लंदन है वो उसका कुल रकबा मेरे भी 1 स्क्वायर माइल होगा, लेकिन वो एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है। बिल्कुल इसी तरह ही जिस तरह वेटिकन सिटी है ना इटली के अंदर एक इंडिपेंडेंट है, एक टाइप का कंट्री है वो। हाँ। इसी तरह सिटी ऑफ लंदन है, वो एक काइंड ऑफ एन इंडिपेंडेंट कंट्री है। मतलब वहाँ पे बरतानिया के लॉ, वहाँ पे बरतानिया के बादशाह का भी सिक्का नहीं चलता। और इसकी एक हिस्ट्री है जो कि आज से 1000 साल पहले 1066 में शुरू होती है। जब नॉर्मन्स ने फर्स्ट टाइम इंग्लैंड की, अब अच्छा नॉर्मन्स के बारे में बता दूं कि नॉर्मन्स एक यूरोपियन ट्राइब था जिसकी जो थे ना दे बिकेम टू स्ट्रॉन्ग, और एक सर्टन टाइम आया था कि उन्होंने दे बिकेम टू सो स्ट्रॉन्ग कि उन्होंने जाकर मेजॉरिटी ऑफ यूरोपियन एरिया इलाका पे कब्ज़ा कर लिया था उन्होंने। और उन फतूहात की वजह से एक काम भी शुरू हुआ था जिसका नाम है क्रूसेड्स। ठीक है। तो 1066 में जब नॉर्मन्स ने, विलियम द कॉन्करर ने लंदन फतह किया, ठीक है, उसके लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये था कि सियासी तौर पे देवर
माइनॉरिटी और मेजॉरिटी थे एंग्लो सैक्सन्स। तो सिटी ऑफ लंदन को उसने कब्ज़ा नहीं किया, सिटी ऑफ लंदन के लोगों के साथ उसने अपना एक माहिदा कर लिया कि ही गेव देम क्या कहते हैं ना, एक सेपरेट ये कि वो अपने आप को खुद ही अपने कानून बनाएं, अपने आप को खुद ही रेगुलेट करें, सारा कुछ करें। बदले में दे आर गोइंग टू हेल्प किंग विलियम रूल द कंट्री। अच्छा, तो ये एक माहिदा हुआ था इन दो अफ्रीकन का। और हेल्प उन्होंने कैसे की? सिटी ऑफ लंदन इज़ फेमस फॉर वन पर्टिकुलर थिंग, एंड दैट इज अकाउंटेंट्स। अकाउंटेंट्स। आज हमारे एक और फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, वो भी अकाउंटेंट हैं। उस कैलिबर के नहीं हैं जिस कैलिबर के सिटी ऑफ लंदन में पाए जाते हैं, लेकिन अकाउंटेंट है। और इन अकाउंटेंट्स ने कैसे मदद की विलियम की कि दे प्रिपेयर्ड अ बुक फॉर हिम, जिसको आज भी बरतानिया में कहते हैं डूम्सडे बुक। उस बुक के अंदर विलियम ने जिस इलाके पे कब्ज़ा किया हुआ था ना, उस इलाके में जिस बंदे के पास एक बकरी भी थी ना, उसका भी नाम, उसका भी यानी डाल के ना उस बुक के अंदर डाल के एक लेजर बनाकर विलियम को पेश की गई, थ्रू विच विलियम फाउंड आउट कि भाई मेरी मुल्क में, मेरे इलाके में लोगों के पास कितना पैसा है और मैंने इनको कैसे अब काबू करना है। क्योंकि ये चीज़ जो है कि मनी इज़ पावर, ये फॉर द फर्स्ट टाइम किंग विलियम ने शुरुआत की थी इसकी। और उसके बदले में लंदन, सिटी ऑफ लंदन कम्प्लीटली इंडिपेंडेंटली अपने आप को रन करता रहा। लेकिन उसके फिर थोड़े प्रॉब्लम्स भी हो गए आगे जाकर। इनिशियली सेटलमेंट तो अच्छी होगी, लेकिन आगे जाकर क्या हुआ कि जब बादशाह ने आगे बादशाह आते रहे, जंगें करते थे, जंग करने के लिए उन्होंने कर्जा उठाना होता था। कर्जा उठाया, जंग जीत गए, ठीक है, हार गए तो फिर जिसके कर्ज उठाया उसे क्या हमने कर्ज पे नहीं करना। तो बादशाह के पास ये इख्तियार था कि ही कुड डिफॉल्ट ऑन अ क्रेडिटर। लेकिन फिर बादशाह के पास ये भी इख्तियार था कि वो किसी से अगर कहेगा कि मुझे कर्ज दो, वो अगला मना भी नहीं कर सकता कि मैंने कर्ज नहीं देना, दे हैव टू कर्ज उसे देना है। इवेंचुअली ये हुआ कि 17th सेंचुरी के अंदर, 17वीं सदी के अंदर मामलात कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गए बादशाह सलामत के। फ्रांस से जंग हार गए बड़े बुरे तरीके से। और जो इंग्लैंड की जो उस वक्त एक ये वो टाइम है जब ईस्ट इंडिया कंपनी बन चुकी हुई थी और स्ट्रगल कर रही थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपने जब बादशाह ने जंग शुरू की हुई है फ्रांस के साथ, बादशाह वहाँ पे सारा पैसा कर्ज उठाई जा रहा है, वहाँ पे जंग में पैसे जलाई जा रहे हैं, और ईस्ट इंडिया कंपनी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा था उसकी वजह से। और इवेंचुअली फिर बादशाह जंग हार गया तो उसने बोला कि मैं तो कंगला हो गया हूँ। मैं किंग विलियम III था, ही लॉस्ट द बैटल ऑफ क्रेसी इन 1690, और उसने कहा मेरे पास तो पैसे नहीं है देने को। जिसके ऊपर जो इंग्लैंड की उस वक्त जो एक मर्चेंट क्लास डेवलप कर रही थी, उन्होंने फोर्स किया बादशाह को कि अब तुमने अगर कर्जा लेना है ना तो हम में से एक से कर्जा नहीं लोगे, यू विल बोरो फ्रॉम ऑल ऑफ अस एट वन टाइम, हम सब से एक साथ कर्जा उठाओगे। उसका जो रिज़ल्ट निकला था वो निकला था बैंक ऑफ इंग्लैंड। तो बैंक ऑफ इंग्लैंड वॉज के इंग्लैंड के 1300 बड़े तोप के ताजिर, उन्होंने अपना पैसा पूल इन किया, एक बैंक बनाया, और उस बैंक के थ्रू फिर उन्होंने बादशाह को पैसा कर्ज में दिया। उसकी जो इन थियोरी जो असल में जो कहते हैं ना कि इन थियोरी ये था कि बादशाह अपने कर्ज के ऊपर डिफ़ॉल्ट ना कभी कर सके, कि वो परपेचुअली हमसे बोरो करता रहे। और क्योंकि वो सबसे बोरो करेगा एट वन टाइम, तो जो कहते हैं ना कि कलेक्शन पावर वो ज़्यादा होगी ताजरों के पास, क्योंकि अब ये नहीं है कि 1300 में से एक बंदे से पैसे उठा लिए, वो एक यूनियन बन गई ना, वो एक टाइप की यूनियन बन गई। यस, यूनियन ऑफ ट्रेडर्स बन गई। और इसके बाद आप देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी हो या जोन सी मर्जी कंपनी हो, उसका जो है ना राइज होता है उसके बाद। और यही वो वजह थी जिसकी वजह से नेपोलियन ने जब अपनी जंगें शुरू की, नेपोलियन वॉज अ ग्रेट मिलिट्री लीडर, लेकिन ही वॉज अ पूर एडमिनिस्ट्रेटर। उसे अपनी जंगें फाइनेंस करनी नहीं आई। लेकिन इस बदले में बैंक ऑफ इंग्लैंड ने बरतानिया की जो जंगी काविशें थी उनको बहुत अच्छे तरीके से मदद किया, फाइनेंस किया। यही चीज़ आप देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपने पर फैलाने शुरू किए, तो पर फैलाते हुए जब वो इंडिया पे कब्ज़ा करना शुरू किया, वहाँ पे तो अव्वल तो इंडिया में हमें तो एक चीज़ बताई नहीं जाती कि इट वाज एक्चुअली
एन इंडियन बैंकर जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला कि तुम बंगाल पे कब्जा कर लो। जागत सेठ उस फैमिली का नाम है, जो कि वन ऑफ द रिचेस्ट बैंकिंग फैमिली ऑफ दैट टाइम इन 18th सेंचुरी। और उन्होंने रॉबर्ट क्लाइव को इनवाइट किया कि ना, एंड दे वर इंडियंस। और सबसे ज़्यादा बात यह है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो अपना कब्ज़ा किया ना इंडिया के ऊपर पूरा, उसके लिए दे डिडंट हैड टू गेट एनी मनी फ्रॉम बैंक ऑफ इंग्लैंड। वो सारा पैसा फाइनेंस इंडिया में खुद ही उधर से ही हो रहा था, वहीं से हो रहा था, इंडिया से ही हो रहा था। इसका फ़ायदा क्या हुआ कि जब इंडिया पे फुल कब्ज़ा हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी का, इसका फ़ायदा अव्वल तो ये हुआ था कि फिर बैंक ऑफ इंग्लैंड ने अपनी करेंसी में ट्रेडिंग शुरू कर दी थी। क्योंकि यू हैव टू अंडरस्टैंड कि बैंक ऑफ इंग्लैंड इस वक्त भी एक प्राइवेट बैंक है, इट्स नॉट अ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक ये बना है ड्यूरिंग 1850s के बाद, जब इंडिया पे ब्रिटिश राज बना है। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने वाली कि बैंक ऑफ इंग्लैंड वॉज नेवर अ सेंट्रल बैंक इन द बिगिनिंग। ये सेंट्रल बैंक बहुत बाद में जाकर बना है, इन मिड 19th सेंचुरी जाकर सेंट्रल बैंक बना है। और जब वो सेंट्रल बैंक बना है तो पाउंड स्टर्लिंग भी उसके साथ उतना ही ऊपर चढ़ा है। और उससे बरतानिया की जो एक फाइनेंशियल हेजेमनी थी ना पूरी दुनिया पे, जहाँ पर भी इन्होंने कब्जा किया था, अफ्रीका के अंदर, इंडिया के अंदर, फार ईस्ट के अंदर, थोड़ी बहुत इनकी कॉलोनीज़ थी कैरिबियन आइलैंड्स के अंदर भी, वहाँ पर भी वो इनका एक आप कह सकते हैं कि थ्रू द फाइनेंशियल माइट उन्होंने उसके ऊपर अपना होल्ड रखा हुआ था। बट इवेंचुअली एक मुल्क आता है अमेरिका। अब ये यहाँ पर एडवेंट ऑफ अमेरिका होता है। अमेरिका World War I के बाद जो है ना, इट्स द राइजिंग एम्पायर। यस। एंड ब्रिटिश एम्पायर उस वक्त उसको पता लग गया कि वी आर ऑन द डिक्लाइन। 1920s के अंदर अमेरिका इज़ रफली हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स इंडस्ट्रियल आउटपुट। और बरतानिया वाले बहुत खुश नहीं हैं इस बात से, लेकिन वहाँ पर दे स्टार्ट हेल्पिंग। अच्छा, यहाँ पर ना ऑफशोर फाइनेंशियल सिस्टम जो है ना, उसकी इर्तिका हो जाती है। इर्तिका ऐसे होती है कि देयर द रिजर्व करेंसी दैट इज़ पाउंड स्टर्लिंग। लेकिन अब ये बिल्कुल वही चीज़ है कि जो अभी चाइना कर रहा है कि चाइना इज़ द न्यू राइजिंग इंडस्ट्रियल पावर। वो कह रहा है कि मैंने अपनी करेंसी में भी ट्रेडिंग करनी है। वो कह रहा है मैंने युआन में करनी है। इट इज़ द एग्जैक्ट सेम थिंग। आज से 100 साल पहले हो रहा है। वो जो अमेरिका उस टाइम चाह रहा था कि डॉलर हो, कि अब डॉलर अब चाइना आ रहा है। अब चाइना आ रहा है। तो एंड उस टाइम उसकी अमेरिका की भी इंडस्ट्रियल आउटपुट थी। उस वक्त अमेरिका की हाफ इंडस्ट्रियल आउटपुट थी दुनिया की, हाईएस्ट जो आप बता रहे हैं। मतलब वो जर्मनी और इंग्लैंड को पीछे छोड़ा था, बहुत पीछे थे। जर्मनी एंड इंग्लैंड वर वे बिहाइंड अमेरिका एट दैट टाइम इन 1920s। लेकिन बरतानिया ने अब गेम तो खेलनी थी ना, यानी अब वो कहते हैं ना कि फाइनेंशियल पापी और महापापी, यानी द फाइनेंशियल गॉड फादर्स दुनिया के, वो द ब्रिटिश। गॉड फादर को टेंशन हो रही है कि मेरी करेंसी कहीं, क्योंकि अब उसे पता लग रहा है ना कि अब 1920s में क्या हो रहा है इस वक्त। ठीक है, इंडिया के अंदर एक पॉलिटिकल बड़ी गांधी एक वेव चली हुई है, नेशनलिस्टिक वेव चली हुई, इंडिया में बड़ी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिक्स चल रही है, बड़ी ज़बरदस्त की पॉलिटिक्स चल रही है। ठीक है, उसकी वजह से इंग्लैंड की जो कहते हैं ना कि हिट पड़ रही थी इंग्लैंड को, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि इंडिया जो था वो था, इट्स ऑलवेज वाज कॉल्ड द सेकंड पिलर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। यानी द फर्स्ट पिलर वाज द सिटी ऑफ लंदन, द सेकंड पिलर वाज इंडिया। और बरतानिया के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान कन बात थी, सिटी ऑफ लंदन वालों के लिए बड़ी परेशान कन बात थी कि वहाँ पे क्या पॉलिटिकल एक्टिविटी क्यों हो रही है इंडिया में। पॉलिटिकल एक्टिविटी हो रही थी, फिर गांधी वाज कॉलिंग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ओवर एंड ओवर अगेन, और जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल आउटपुट गिर रहा था। कॉटन मैन्युफैक्चर जो भी प्रोडक्ट्स थी उसमें ज़्यादा टेक्सटाइल से रिलेटेड प्रोडक्ट्स थी, उसकी वजह से बरतानिया को नुकसान होना शुरू हो गया था। तो तब बरतानिया ने अपना ऑफशोर फाइनेंशियल सिस्टम लेकर आया इन प्लेस। वाई? बिकॉज इट वॉज इन 1920s। बरतानिया को पता लगा था वी कैन नॉट होल्ड इंडिया फॉर एवर। और क्योंकि अमेरिका इज़ द राइजिंग पावर, बरतानिया ने ये फोर्सी कर लिया था कि अमेरिका विल एक्चुअली सी
that the British Empire Is disintegrates. collapsing, yes. No, that it disintegrates. Disintegrating. तो बरतानिया ने तब से अपना पैसा मूव आउट करना शुरू कर दिया था इंडिया से. So in 1920s it already started happening. अच्छा. They were already moving their stuff out of India. यानी पैसा अपना जितना भी लिक्विड कैश था, लिक्विड एसेट से जो वो मूव कर सकते थे ना इंडिया से, वो उन्होंने मूव करना शुरू कर दिया हुआ था. अब वाई वर दे डूइंग इट थ्रू ओवरसीज टेरिटरीज. ये गर्जनी आइलैंड उस वक्त सबसे आपका पॉपुलर था. थ्रू जर्सी आइलैंड ज़्यादा हो रहा था इन 1920s. जर्सी आइलैंड्स में वो पैसा अपना मूवमेंट करना शुरू कर दिया हुआ था. नाउ वाई जर्सी आइलैंड्स? दे आर वेरी क्लोज टू द ब्रिटिश. बरतानिया से बहुत करीब है. इट्स इन द सेम विसिनिटी. तो तब उन्होंने मूव करना शुरू कर दिया हुआ था. अमेरिकन कंपनीज ने भी शुरू कर दिया हुआ था अपने ना टैक्सेस बचाने के लिए पैसा. तब से सो इट वाज इन 1920s. इसको स्टेरॉइड्स कब लगते हैं? स्टेरॉइड्स को लगते हैं जंग अजीम दोम के बाद. ओके. वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इसको स्टेरॉइड्स लग जाते हैं. तब वो बड़ा एक सिंबल्स थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं, ठीक है. यानी ये नहीं कहेंगे कि सारे के सारे लोग ही वर्ल्ड वॉर 2 से पहले अपना पैसा थ्रू ऑफशोर चैनल लेकर जा रहे थे. थोड़े बहुत थे यानी बड़े लालची किस्म के कि नहीं मैंने तो एक पैनी भी नहीं, धेला भी नहीं देना हुकूमत को, तो वो कर रहे थे. लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब ख़त्म हुई है और अमेरिका ने काफ़ी ज़्यादा पुश किया ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि सेल्फ रूल अब दो, अपनी कॉलोनीज ख़त्म करो, तो वो फिर भगदड़ मची है, पैनिक मचा ना. जो आपके 1,40,000 अंग्रेज़ जो रह गया था, जिसमें से काफ़ी ज़्यादा आपके ऐसे लोग इन्वॉल्व होंगे कि दे हैड अ लॉट ऑफ लिक्विड एसेट्स ऑन देयर हैंड्स. दे स्टार्टेड एस्केपिंग विद देयर मनी. वहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग का आगाज होता है. ये मनी लॉन्ड्रिंग है. ये अंग्रेज़ों ने की है ना, तो ये मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है. ये नहीं है, ये हलाल है. ये हलाल है. ये जो उन्होंने 150 साल हुकूमत की है ना, उनकी जो 150 साल जुल्म किया, उसका जो जुल्म पसीने की कमाई, लोगों को जदोकोब करके जान निकाल करके जो निचोड़ा है पैसा, हमारे आबाओ अजदाद में से, ये उनका पैसा है. तो वो उसको मनी लॉन्ड्रिंग नहीं कहते. मनी लॉन्ड्रिंग नवाज शरीफ वगैरह करते हैं ना. वो छोटे चोर करते हैं. हाँ, वो कहते हैं कि जो बंदा अपनी आवाम को लूट के पैसा लेकर जाएगा ना, वो मनी लॉन्ड्रिंग है. लेकिन अगर कोई और दूसरों की लूटेगा, हाँ, वो मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है. वो तो उसकी वो कहते हैं ना, वो उसकी वो है ना विनिंग्स हैं कि जी उसने जाकर हुकूमत की है, उसने जीता है पैसा, जीता है, फतह किया है पैसा उसने. तो 1946 में, लेकिन वो एक टर्म है ना, माले गनीमत. वो महान जी, माले गनीमत है उनका, ठीक है. वो दैट्स नॉट मनी लॉन्ड्रिंग. जब फिर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट वाक़या होता है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, जिसको हिस्ट्री में बड़ा अंडर अप्रिशिएट किया गया, वो है चाइनीज़ सिविल वॉर. अच्छा, चाइनीज़ सिविल वॉर के सबसे बड़े जो जिनको हिट पड़ी थी वो थे अमेरिकन्स को. शायद ये ऑफशोर फाइनेंशियल सिस्टम अपने इस अरूज यानी ये जीनत ना देखता है, इस पॉइंट पे ना पहुंचता अगर चाइनीज़ सिविल वॉर ना होती. लेकिन चाइनीज़ सिविल वॉर ने आकर डायनामिक्स काफ़ी ज़्यादा तब्दील कर दी जियोपॉलिटिक्स की. कम्युनिस्ट आ गए पावर में, बिल्कुल ठीक है. एक चीज़ हम शायद पढ़ते नहीं तारीख में कि चीन इंडिया को से अगर अंग्रेज़ों ने लूटा तो चीन को रशियन ने भी लूटा, चीनियों ने भी लूटा, जापानियों ने भी लूटा, अंग्रेज़ों ने भी लूटा, फ्रेंच ने भी लूटा, अमरीकियों ने भी लूटा. फ्रेंच ने कब लूटा चीनियों को? ये आपका वियतनाम का इलाका, कैम्बोडिया का इलाका, ये इट यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ चाइना. तो उसको इसलिए कहते थे फ्रेंच इंडो चाइना. यानी जो वियतनाम है इट यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ चाइना, यानी फिजिकली चाइना का हिस्सा था ये. कोरिया भी, कोरिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ये एक्टिवली पार्ट थे चाइना के. ये तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बने हैं दोनों ममालिक. तो अब उससे क्या हुआ कि सबसे ज़्यादा नुकसान उसके अंदर अमरीकियों को हुआ फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि शंघाई के अंदर सारी की सारी जो बिजनेसेस थे अमेरिकन ओन्ड थे, मेजर बिजनेसेस अमेरिकन ओन्ड थे. अब उन्हें अपना पैसा निकालना था चीन से, लेकिन बट उन अमेरिकन को अपनी यूएस गवर्नमेंट को पैसे पे नहीं करने थे. सो व्हाट वर दे गोइंग टू डू? द ऑफशोर, कहीं ना कहीं पार्क करने थे, कहीं ना कहीं पैसे पार्क करने थे. द ऑफशोर फाइनेंशियल सिस्टम यानी ऑफशोर फाइनेंशियल सेंटर. और वहाँ पे पहली दफ़ा इन्होंने
केमन आइलैंड्स के अंदर काम शुरू कर दिया था। यानी पहले होता रहा ज़्यादातर जर्सी के अंदर, गर्जनी के अंदर, अब एक नया फाइनेंशियल सेंटर, ऑफशोर फाइनेंशियल सेंटर बना, टैक्स हेवन बना केमन आइलैंड्स 50s के अंदर। लेकिन अभी भी एंड दैट्स साउथ अमेरिका, वही अमेरिकन रीजन है ना, कैरेबियन कह सकते हैं, कैरेबियन रीजन। अभी भी ये मनी लॉन्ड्रिंग नहीं शुरू हुई ना। अमेरिकन ने जो पैसा कमाया चीन के अंदर, चीनियों को दबा दबा के, ये वो पैसा है, तो अभी भी मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है। प्रॉब्लम ज़्यादा किधर क्रिएट होती है, ये आउट ऑफ कंट्रोल किधर जाता है अभी, यानी स्टेरॉइड्स के शॉट्स लगते जा रहे हैं। यस, प्रॉब्लम होती है, ये शॉक लगा चाइनीज सिविल वॉर का, जो आखिरी शॉक लगा वो था बरतानिया वालों को शॉक लगा सबसे बड़ा, वो था जब सुएज़ कैनाल इनके हाथ से निकल गई। जब सुएज़ कैनाल इनके हाथ से निकल गई, अच्छा सुएज़ कैनाल का बेसिकली आपको समथिंग जो हम लोगों को समझ नहीं आती कि इस सुएज़ कैनाल जैसी जो एंटिटीज़ हैं इनसे लोग कैसे पैसा कमाते हैं। बेसिकली होता क्या है कि इनकी रॉयल्टीज़ होती हैं, आप जितनी कश्ती जितना माल जा रहा है उसका सर्टेन परसेंटेज आपने रखना होता है, सुएज़ कैनाल की अथॉरिटी को पे करना होता है, और वो सॉलिड कैश होता है, उसको गवर्नमेंट बेसिकली उस वक्त वो सुएज़ कैनाल की अथॉरिटी, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ दैट कंपनी, वो एंग्लो सुएज़ कंपनी थी शायद बरतानिया की जो ओन करती थी, लेकिन उसको फिर जमाल नासिर ने नेशनलाइज कर लिया। बरतानिया के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होगी। एक तो दे लॉस्ट देयर फेस, दूसरा ये हुआ कि लोगों ने पाउंड स्टर्लिंग डंप करने शुरू कर दिए, और जब पाउंड स्टर्लिंग डंप होना शुरू हुई, लोगों ने कि अपनी होल्डिंग्स ड्रॉप करनी शुरू कर दी, और बरतानिया के लिए काफ़ी मुश्किल हो गया पाउंड स्टर्लिंग में इंटरनेशनल ट्रेड करना। ठीक है, दूसरा पाउंड स्टर्लिंग की प्राइस जब नीचे गिर रही है और डॉलर की प्राइस ऊपर जा रही है, दे आर अनएबल टू बाय डॉलर्स, ठीक है ना, तो नुकसान। सो व्हाट डिड द बैंक ऑफ इंग्लैंड डू अबाउट इट? यहाँ पे अभी लोगों को पता लगेगा कि डॉलर जो है वो असल में, जब हम कहते हैं ना कि 58% दुनिया का ट्रेड सेटलमेंट डॉलर में होता है, बात सही है, लेकिन टेक्निकली इट्स नॉट रॉन्ग। डॉलर का एक जुड़वा भाई भी है, ठीक है, देयर इज़ US डॉलर एंड देयर इज़ यूरो डॉलर। अच्छा, ठीक है, दे आर नॉट, दोनों की वैल्यू सेम है, दोनों दिखते भी एक जैसे हैं, दोनों का पर्पस भी एक है, लेकिन दोनों की जो यूजेज है ना, यानी एक जो है ना US डॉलर, उसको बोला कि तुमने तमीज़ से काम करना है, ऑफिशियल यानी अच्छे काम करने, दूसरा जो है ना जो मर्जी करना तू कर, यूरो डॉलर। बरतानिया ने क्या किया कि उसने लाइसेंस एक टाइप की ना सर्टिफिकेशन दे दी, जितने भी आपके जो ऑफशोर फाइनेंशियल सेंटर्स में बैंक्स थे ना, वो यूरो डॉलर में डील करेंगे। नो, वो यूरो डॉलर क्रिएट करेंगे। ठीक है, हाउ विल दे क्रिएट इट? फॉर एग्जांपल, आप पाकिस्तान से, याद है आपको? बहुत अच्छी तरह से हमें तो याद है कि देवर मनी चेंजर, वो असल में मनी चेंजर नहीं थे, देवर वेरी बिग फॉरेन एक्सचेंज प्लेयर थे, मैनिपुलेटर थे। जब वो अपना डॉलर पाकिस्तान से निकालते थे, US डॉलर, दे आर गोना पार्क इट इन एन ऑफशोर फाइनेंशियल सेंटर एनीवेयर इन द वर्ल्ड। जिस ऑफशोर फाइनेंशियल सेंटर में वो पार्क करेंगे ना, वो बैंक उस US डॉलर के बेसिस के ऊपर ना यूरो डॉलर्स लोन आउट करेगा। So what is happening is money is going in, debt is coming out, and through that debt euro dollar is being created. अब पैसे की ना इसके अंदर थोड़ी सी एक कानूनी चीज़ भी आती है करेंसी की, कि जो पेपर करेंसी है, इट्स लीगल टेंडर। अच्छा, लीगल टेंडर से मुराद ये कि ये जिस एंटिटी ने इसको छापा है ना, या जिस एंटिटी से ये प्रोड्यूस हुई है, या जिस जुरिस्डिक्शन में ये प्रोड्यूस हुई है, उसके लॉज इस पर अप्लाई होंगे। तो US डॉलर है ना, वो US की बॉर्डर्स में क्रिएट हुआ है ना, तो उसके लॉज इस पर अप्लाई होंगे। लेकिन यूरो डॉलर जो है ना, वो क्योंकि किसी जुरिस्डिक्शन में वो सिर्फ एक ऑफशोर फाइनेंशियल सेंटर में हो रहा है ना, तो उसके ऊपर कोई जुरिस्डिक्शन अप्लाई नहीं होती है। जिसका मतलब क्या है कि उस पर आप कुछ भी कर सकते हैं, उस पर आप ड्रग ट्रैफिकिंग कर सकते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर सकते हैं, टेररिज्म फाइनेंस कर सकते हैं, यू कैन डू एनीथिंग, नोबडी इज़ गोना लुक। इसकी जो इर्तिका थी वो बैंक ऑफ इंग्लैंड ने फाइनलाइज की थी 1956 के बाद, सारी 2 नंबर हरकतों के लिए,
सारे 2 नंबर हरकतों के लिए। अच्छा, अब आपको मज़ेदार बात सुनाता हूँ। जब हम कहते हैं ना 58% ट्रेड इंटरनेशनल ट्रेड डॉलर में सेटलमेंट होती है, और 58% का 90% जो है ना वो यूरो डॉलर में होती है। सो यानी और अमेरिकन्स ने इसको अलाउ भी किया। अमेरिकन्स ने इसको अलाउ किया बाय स्टेइंग साइलेंट। क्यों? क्योंकि वो तो खुद चाह रहे थे कि डॉलर उनका रिज़र्व करेंसी बन जाए दुनिया का, और बैंक ऑफ इंग्लैंड अगर ये काम करने की इजाज़त दे रहा है इन ओवरसीज़ टेरिटरीज़ को, तो उसकी वजह से डॉलर अमेरिका का ही सिक्का चलेगा दुनिया के अंदर। तो अमेरिका स्टेड क्वाइट एंड दे अलाउड दिस टू हैपन। डॉलर मजबूत होगा। तो इस डॉलर की मजबूती की खातिर हमारा एक नया फेज़ शुरू होता है कि ऑफशोर फाइनेंशियल सिस्टम जो है, जो कि इतनी यानी आप देख सकते, यू कैन बेसिकली से कि इट टुक, जो मॉडर्न हम इसका चेहरा देखते हैं ना, इट टुक आई वुड से रफली 4 to 5 decades टू गेट दिस फेस। लेकिन उसकी शुरुआत काफ़ी देर से पहले से हो चुकी हुई थी, 200-300 साल पहले से हो चुकी हुई थी। और सिटी ऑफ लंदन, अब ये जो ओवरसीज़ टेरिटरीज, अब आप सोच रहे होंगे कि ये शायद ब्रिटिश यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा नहीं, ये यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा नहीं है, ये सिटी ऑफ लंदन का हिस्सा है। अच्छा, आपकी जितनी भी ओवरसीज़ टेरिटरीज हैं, ब्रिटिश ओवरसीज़ टेरिटरीज, उसके जो गवर्नर्स मुकर्रर होते हैं वो ब्रिटिश पार्लियामेंट नहीं करती, वो सिटी ऑफ लंदन की पार्लियामेंट करती है। सॉरी, सिटी ऑफ लंदन की पार्लियामेंट नहीं, सिटी ऑफ लंदन कॉर्पोरेशन करती है। ये केमैन आइलैंड्स और वर्जिन आइलैंड्स, ये इन सब की, गुर्जनी आइलैंड, आइल ऑफ मैन, इन सब के गवर्नर्स हैं। दे आर ऑल रिपोर्टिंग टू द सिटी ऑफ लंदन कॉर्पोरेशन। वो जो छोटा सा एक मुल्क, छोटा सा एक 1 स्क्वायर लंदन के अंदर है। आप कभी आपका इंशाल्लाह चक्कर लगेगा लंदन, आप जाएंगे फिरेंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा कि आप सिटी ऑफ लंदन के अंदर है, वो बिल्कुल नहीं पता लगता। लेकिन ये वो जगह है सिटी ऑफ लंदन जहाँ पे बैंक ऑफ इंग्लैंड की बिल्डिंग है, और ये वही जगह है जहाँ पे दुनिया की सबसे अभी तक की जो है ना कदीम अदालत, जो कि अभी तक चल रही है, जो कि अभी तक कहते हैं ना फैसले सुना रही है क्रिमिनल जुराइम के ऊपर, वो आज भी उधर मौजूद है, ओल्ड बेली। तो बताने का आपको मकसद ये है कि इतना कि 800 आज से 1000 साल पहले एक सिटी ऑफ लंदन के शुरू हुआ एक सफ़र, और अब एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच गई है कि कम अज़ कम $50 ट्रिलियन वर्थ ऑफ एसेट्स वो छोटा सा स्क्वायर माइल कंट्रोल कर रहा है दुनिया का। और वो उसके बेनिफिशरीज कौन है? सिर्फ और सिर्फ हर मुल्क के, यानी डेवलपिंग कंट्रीज़ के अशराफिया। हमारे पॉलिटिशियंस हो गए पाकिस्तान के, थोड़े से और भी लोग हैं। अच्छा, इसलिए इनके मनी लॉन्ड्रिंग केसेस माफ़ भी हो जाते हैं। वो मनी लॉन्ड्रिंग केसेस माफ़ इसलिए होते हैं, अब वो मैं अभी आपको बताता हूँ कि फर्दर के हाउ डज दिस एक्चुअली वर्क्स। अभी हमने एक बात करनी है। वो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस इसलिए माफ़ हो जाते हैं कि एक तो हमारे पास उस तरह के इंडिविजुअल्स नहीं हैं जो कि इन्वेस्टिगेटिव लॉयर्स नहीं हैं जो कि इस लॉ को समझ सकेंगे ये लॉ चलता कैसे है। दूसरा, ये वाइट कॉलर क्राइम है, तो आप इसके अंदर एविडेंस साबित कर नहीं सकते। लेकिन मैं आपको भी बताता हूँ कि हाउ डज लंदन हेल्प्स पीपल लॉन्डर देयर मनी, कि एक पूरी एक इंडस्ट्री है सेट जिसने लोगों को असिस्ट करती है कि आपने अगर अपनी 2 नंबर का पैसा हलाल करना है तो हम आपको तरीका क्या हम करके देंगे। तो सो दिस इज़ 1956। अब आपको बता दिया कि एक डॉलर का खोया हुआ भाई पैदा हो गया, यूरो डॉलर, और वो बेसिकली आपकी पूरी इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट जितनी भी आपकी होती है ना, फॉर एग्जांपल आपकी कम से कम 30% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है ना वो थ्रू ऑफशोर सेंटर्स होती है। अदानी ग्रुप का पता है ना आपको? जी। अदानी ग्रुप ने क्या किया? अदानी ग्रुप पे भी बड़े लग रहे थे इसी वो भी। अच्छा, एशिया के अंदर एक आपका ऑफशोर फाइनेंशियल सेंटर है मालदीव। अच्छा, मालदीव। हाँ जी, आपने सुना होगा कि अदानी वालों ने मालदीव में पैसे भेज के वापस लेकर आए हैं। हाँ जी। सो दैट काइंड ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है। क्या करते हैं? फॉर एग्जांपल लेट्स से यार कि एक कंपनी है अदानी है, उसने अगर कोई प्रॉफिट किया है ना, वो अपने प्रॉफिट रजिस्टर करती है मालदीव के अंदर। ठीक है, वो प्रॉफिट रजिस्टर किया मालदीव के अंदर, और वहाँ से पैसे वापस नहीं लेकर आती। वो वहाँ से क्या करती है, वहाँ पे जो बैंक बैठा है ना
अपनी एक सब्सिडियरी कंपनी बनाती है मालदीव के अंदर और उसके थ्रू पैसे बोरो करके ना वापस इंडिया भेज देती है। व्हाट हैपन्स, अदानी कहेगा कि मेरे ऊपर तो कर्जा चढ़ा हुआ है, सो दैट आल्सो गिव्स हिम अ टैक्स ब्रेक। यही काम है जो कि पाकिस्तानी कंपनीज भी करती हैं, यूरोप के अंदर भी, अमेरिका के अंदर भी। दिस इज़ टैक्स अवॉइडेंस, कि आप अपने प्रॉफिट्स को एक ऐसी जगह शो करो जहाँ से आप पैसा बोरो करके वापस दे। तो यू आर बोरिंग मोर मनी एंड यू आर सेविंग योर प्रॉफिट्स। ये इंडिया के एक ग्रुप ने दुबई में भी ऐसी वो कार्रवाइयाँ करते हैं, दुबई से। आई थिंक BR शेट्टी, रिलायंस, आई थिंक। नहीं रिलायंस का मुझे नहीं पता। BR शेट्टी, जी ग्रुप, यस उन्होंने भी किया था ऐसे। यस। जर्मनी की भी एक कंपनी थी वायरकार्ड, उसने भी कुछ ऐसा ही किया था और वो तभी रिसेंटली उसको बंद किया ना। वो इट बिकेम वन ऑफ द लार्जेस्ट पेमेंट ऐप इन द वर्ल्ड, वायरकार्ड। और उसका फाइनेंशियल टाइम्स ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की और उसके ना अकाउंट्स में से 2 अरब यूरो मिसिंग थे और उसको उन्होंने रिपोर्ट कर दिया। और वो 2 अरब यूरो समहाउ फिलीपाइंस के अंदर ना कहीं रिपोर्ट हुए, यानी रिपोर्ट हुए, और वो अभी तक वो केस चल रहा है उसका, वायरकार्ड का, लेकिन वो कंपनी बंद हो चुकी है। और वो इवेंचुअली उन्हें पता इन्वेस्टिगेशन करके पता लगा कि मनी लॉन्ड्रिंग वाज इन्वॉल्व्ड इन देयर ऑपरेशंस। एनीवेज, थोड़ी डाइग्रेशन हो गई है, हम लोग वापस आते हैं पॉइंट पे कि हाउ डज लंदन कैसे हेल्प करता है लोगों को। फॉर एग्जांपल, एक बंदा है पाकिस्तान के अंदर, उसने अपना पैसा जो है वो मूव करना है बरतानिया। फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या करते हैं कि वहाँ पे अपनी कंपनी रजिस्टर करवाते हैं, ऑनलाइन कंपनी रजिस्टर हो जाती है। दूसरा काम वो क्या करेंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल वो अपने किसी फॉरेन अकाउंट से पैसा उन्होंने मूव करना है बरतानिया के अंदर, या पाकिस्तान के किसी बैंक अकाउंट से पैसा मूव करना है उन्होंने बरतानिया के अंदर। वो डायरेक्ट बरतानिया पैसा मूव नहीं करेंगे, वो पैसा भेजेंगे मे बी केमन आइलैंड्स या ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स। जब वो पैसा वहाँ पर पहुँचेगा, वहाँ पर एक ऑलरेडी शेल कंपनी क्रिएट हो चुकी होगी। वो शेल कंपनी क्या करेगी, दैट शेल कंपनी विल लेंड मनी टू द ओरिजिनल कंपनी दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द यूके। इससे क्या हो रहा है, लेयरिंग हो रही है। इससे लेयरिंग ये हो रही है कि आपने जो है ना, जैसे ही पैसा पाकिस्तान से वर्जिन आइलैंड्स पहुँचा है, आपने वहाँ पे उसको कट कर दिया है। आपने वहाँ पे पैसा, वही पैसे मूव नहीं किए बरतानिया में, आपने बोरोड मनी मूव किया बरतानिया के अंदर। ये जो रूट है ना बोरोड मनी का मूविंग इनटू ब्रिटेन, दैट इज़ व्हाट प्रोटेक्ट्स एवरीवन इन ब्रिटेन। एवरीवन, वो डायरेक्टली कोई सबूत ही नहीं है कि डायरेक्टली आपने काट दिया ना, आपने बीच में वो केमन आइलैंड को ले आए हो। आप केमन आइलैंड को ले आए हो, एक ऐसी जुरिस्डिक्शन को, एक ऐसे जगह को जो किसी फाइनेंशियल जुरिस्डिक्शन में आती ही नहीं है। दिस इज, ये क्या गौरव ने क्या सिस्टम बना दिया? ये वो सिस्टम बनाया जो 56 से चलता आ रहा है, 56 से चलता आ रहा है। क्या बगैरती का नेक्स्ट लेवल है कि पैसे लूटी जाए। हमारे आप एक चैनल से आओ जिसका कोई लीगल नहीं है और वो पैसा हमारे मुल्क का, अल्टीमेटली फ़ायदा तो यूके को हुआ। फ़ायदा उनकी इकॉनमी चलती है, उनके क्लब्स चलते हैं, उनका सब कुछ चलता है, उनकी गवर्नमेंट के पास पैसा भी होता है उनकी। अभी वही मैं बात आपसे करने वाला हूँ ना कि व्हाट इज़ हैपनिंग, कि जब आपने वहाँ पे कार्ड, अब यहाँ पर आप सबूत नहीं दे सकते कि ऑफशोर सेंटर से जो पैसा बरतानिया है वो कौन सा है, वहाँ पे तो पैसे कट हो चुके हैं। फिर जब वो बोरोड मनी पहुँचती है बरतानिया, लंदन पहुँचती है, अब आपने उसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, जब आपने उसको इंटीग्रेट करना है ना, उसके लिए भी फिर आपके पास लॉयर्स मौजूद हैं, आपके पास रियल इस्टेट के बंदे मौजूद हैं। वो फिर आपके लिए जो है ना प्रॉपर्टीज़ ढूंढेंगे। ठीक है, यानी इट्स वेरी फेमस कि रोमन अब्रामोविच ने एक 90 मिलियन पाउंड की प्रॉपर्टी खरीदी लंदन में, कैश पे। He was the owner of Chelsea. और वन ऑफ द ओरिजिनल ओलिगार्क्स इन रशिया। तो इन्होंने सो दे प्रोवाइड दिस काइंड ऑफ सर्विसेज, और मोस्टली जो पैसा वो पार्क करते हैं रेजिडेंशियल एरियाज़ के अंदर, क्योंकि बरतानिया का लॉ अलाउ करता है कि
एनोनिमसली प्रॉपर्टीज़ ओन की जा सकती हैं फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए। तो ये वो सीक्रेसी जो बरतानिया ऑफर करता है ना, वो कोई नहीं करता। हाँ हाँ हाँ, वो स्विट्ज़रलैंड भी नहीं करता इतनी सीक्रेसी, क्योंकि आप वो जो केमन आइलैंड से जो लंदन का जो रूट है ना, आपने वो इतना वेग कर दिया है कि आप लिटरली इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू फाइंड आउट अनलेस एंड अनटिल आपका हुआ था पैनामा लीक्स हुआ था। यस, ठीक है, उसके बाद जाकर पता लगा है कि ये भी होता है, क्योंकि मतलब दुनिया को तो अब पता चला था ना 2017 दुनिया को 2016-17 में पता लगा है कि असल में व्हाट इज़ हैपनिंग इन दीज ऑफशोर फाइनेंशियल सेंटर्स। लेकिन मोज़ेक फोंसेका जो लॉ फर्म थी वो दुनिया की 4th लार्जेस्ट लॉ फर्म थी जो कि इस ऑफशोर फाइनेंस के अंदर स्पेशलाइज करती थी। लेकिन हु इज़ नंबर 1, हु इज़ नंबर 3, सेकंड, हु इज़ नंबर 3, उसका नहीं पता। उसका पता है। एक जो नंबर 1 कंपनी है दैट्स एप्पलबी। अच्छा। और एप्पलबी का जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पर है? सिटी ऑफ लंदन में। ठीक है, और भी बहुत सी कंपनीज हैं और भी बहुत सी लॉ फर्म्स हैं जो ये ऑफ़र करती हैं सर्विसेज। और आफ्टर पैनामा और पेंडोरा उन्होंने अपने और भी जो है क्या कहते हैं ना सीक्रेसी और ज़्यादा कर ली, इंक्रीज़ कर दी है। ये एक रूट है। फिर एक और रूट भी है जो कि मैंने आपको पहले बताया था, ट्रस्ट। सो देयर नॉट ओनली वन वे। सो दिस इज़ वाई बरतानिया ना बहुत पॉपुलर है फॉर इलीगली करप्ट पीपल टू पार्क देयर मनी। दूसरा आपका तरीक़ाकार है ट्रस्ट का। नाउ व्हाट इज़ ट्रस्ट? के ट्रस्ट वॉज एन इंस्ट्रूमेंट जो कि क्रिएट हुआ था आफ्टर नॉर्मन इन्वेजन ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, 1066 में फ़तह किया उन्होंने बरतानिया, और 1095 में उन्होंने पहली सलीबी जंग मुसलमानों के ख़िलाफ़ शुरू कर दी, जिसमें बहुत से नाइट्स जो थे वो अपने घोड़ों में बैठ के चले गए जी यरूशलेम फ़तह करने। प्रॉब्लम क्या था कि दे हैड देयर स्टेट्स इन फ्रांस एज वेल, दे हैड देयर स्टेट्स इन इंग्लैंड एज वेल, और वो असल में टैक्सेस पे नहीं थे करना चाह रहे, एक तो बादशाह को, दूसरा पोप को। तो उन्होंने एक फाइनेंशियल टूल ईजाद किया ट्रस्ट का। ट्रस्ट क्या करता है कि जो सेटलर है, जो नाइट है, जिसने अपनी इस्टेट हैंड ओवर कर दिया ट्रस्टी को कि तुम मेरी इस्टेट को देखो, उसके अंदर जो भी गलाबानी हो रही है, जो भी ज़रात हो रही हैं, उसको मेंटेन करो, उसको बेचो और उसका बेनिफिशरी थर्ड पर्सन को बना दो। प्रॉब्लम क्या है कि कोई रेगुलेशन ही नहीं है इवन इन ब्रिटेन जो ये कहे कि अगर किसी बंदे ने कोई ट्रस्ट ओपन करवाया हुआ है, जिस तरह नवाज शरीफ ने फ़र्ज़ करें कोई ट्रस्ट, ही इज़ नॉट ऑब्लाइज्ड टू गो एंड टेल कि मैंने ये ट्रस्ट ओपन किया हुआ है, लेकिन वो ट्रस्ट वहाँ पर है। और यही वजह है कि ट्रस्ट कैन बी बेस्ड ऑन एनी एसेट। इट कैन बी अ रेस हॉर्स, इट कैन बी अ यॉट, और इट कैन बी अ वेरी एक्सपेंसिव पेंटिंग। सो दैट आंसर यू के एक क्वेश्चन के अमीर लोग जो हैं, बिलियनियर्स जो हैं, ये यॉट्स क्यों खरीदते हैं, ये पेंटिंग्स क्यों खरीदते हैं, ये महंगे महंगे घोड़े क्यों खरीदते हैं? वो इसलिए कि देयर इज़ मोस्ट लाइकली अ ट्रस्ट इन प्लेस। अच्छा, हाँ जी, देयर इज़ मोस्ट लाइकली अ ट्रस्ट इन प्लेस ओवर देयर। दूसरा, इट्स अ लीगल इंस्ट्रूमेंट, विच का मतलब है कि आपको उन एसेट्स के ऊपर टैक्सेस पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। टैक्सेस पे करने से मुराद क्या है? उस दौर में जब ट्रस्ट डेवलप हुआ है, एक और टैक्स हुआ करता था जिसे कहते थे वॉर टैक्स। ये बादशाह ने जंग शुरू किया, उसके बाद पैसे नहीं, उसने कहा वॉर टैक्स लगाओ, लोगों के पास जितनी दौलत है ना उसका 50-60% उठाओ और लेकर जंग लड़ो। ट्रस्ट जो है ना उस वॉर टैक्स को भी साइड पे कर देते हैं कि नहीं, ये ट्रस्ट में है, इस पर आप टैक्स नहीं उठा सकते, जो आज भी 1000 साल बाद स्टिल इन प्लेस है। एक इतना पुराना फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। क्यों? इसका नंबर 1 बेनिफिशरी कौन होता है? आपकी बदमाश अशराफिया। ठीक है, फिर ट्रस्ट है, आपने इसको डिक्लेयर नहीं करना होता, तो दुनिया का कोई इन्वेस्टिगेटर इन्वेस्टिगेट भी नहीं कर सकता कि ये ट्रस्ट किसने खुलवाया है। यानी फ़र्ज़ करें कि अगर कोई यॉट है, उसको एक बंदा इस्तेमाल कर रहा है, कोई बड़ा अमीर बिलियनर इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन वो कहता है ये यॉट मेरी नहीं है। ठीक है, अब आप उस यॉट को उठा नहीं सकते।
इसलिए आपने देखा होगा कि जब रशिया की इन्वेजन हुई यूक्रेन पे, तो इस चीज़ को बरतानिया वाले ने ब्रेक किया था कि नहीं हम अब यॉर्ट्स उठाएंगे, ठीक है। हालांकि वो यॉर्ट्स दे वरंट डायरेक्टली ओन्ड बाय एनी एंटिटी दैट वो रशियन बिलियनियर की थी, लेकिन द रशियन बिलियनियर्स दे हैड टू मूव देयर यॉर्ट्स अवे, क्योंकि बरतानिया वाले दे वर रेडी टू टेक दोज यॉर्ट्स अवे। एक ये चीज़ है। फिर उसके अलावा इसका अब नुकसान क्या हो रहा है दुनिया को? इसका नुकसान दुनिया को इस तरह हुआ है कि अशराफिया तो अमीर हो गई। सर ये आपकी बात से पहले मैं थोड़ा सा बोलूँगा, फिर आप कि ये तो एक अनसस्टेनेबल मॉडल है ना, कि ये तो उन्होंने इस तरह की चीज़ें बना दी सिस्टम में कि चंद लोग ही इससे फ़ायदा उठाएंगे, और जब वो पाइलअप होती जाएगी वो चंद ये तो फिर सिस्टम आज ज़्यादा क्लैरिटी में पता चला कि अमीर कैसे अमीर होता है। तो यही क्वेश्चन है कि और फिर जनरल पॉपुलेशन तो फिर वैसी रहती है। जनरल पॉपुलेशन का हालात ज़्यादा बुरे हो चुके हैं। आपने टैक्स अपने आप को टैक्स से बचा लिया हर एंगल से, और आप कह रहे हो गरीब बंदा टैक्स दे, गरीब बंदा टैक्स दे। ओए होए होए यार यही क्वेश्चन आ गया ना। दिस इज नॉन सस्टेनेबल मॉडल, दिस इज अनसस्टेनेबल। और ये लेकिन वो जो अमीर बंदा है ना, या लेट्स नॉट से अमीर बंदा, जो जिसको दौलतमंद भी नहीं कहना चाहिए, अमीर भी नहीं कहना चाहिए, जिनको यू नो लालची लालच की कोई हद नहीं होती, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट ग्रीड, ये लालच की गेम है। और उनके जहन में जो बात है वो ये है कि द सिस्टम हमें, ये निज़ाम जो है ऑफशोर फाइनेंशियल का निज़ाम हमें फ़ायदा दे रहा है, हमने इसका जितना मैक्सिमम फ़ायदा उठाना है हमने उठाते रहना है। उसको वो कैसे डिसिपेट करते हैं, क्योंकि उन्होंने उसको एक, आपने अवाम को ब्रेन वॉश कर दिया है हॉलीवुड मूवीज़ के थ्रू, बॉलीवुड मूवीज़ के थ्रू, दिखा के कि अमीर बंदा इट्स नॉट नेसेसरी कि वो बुरा हो, वो अच्छा भी हो सकता है, वो थोड़ी सी फिलांथ्रोपी भी कर सकता है। जॉर्ज सोरोस इतनी फिलांथ्रोपी करता है, आपका बिल गेट्स इतनी फिलांथ्रोपी करता है, ये सारे यानी ये अगर ज़्यादा कमाते हैं गरीबों को तो हर किसी के साथ है ना, तो जहाँ पे घर बनाते हैं साथ में सबसे बड़ी मस्जिद बना देता है सबसे। हाँ, तो कहने का मकसद ये है कि एक पोर्ट्रेयल भी दिया गया है कि दे आर नॉट बैड पीपल, दे आर वेरी गुड, दे आर वेरी गुड पीपल। ये कमाते ज़्यादा हैं क्योंकि ये ज़हीन ज़्यादा है ना, ये इनके अंदर इनका खून लाल नहीं है, इनका खून, ये मेहनत करते हैं, ये बहुत मेहनत करते हैं लूटने में ये। और दूसरा जो प्रॉब्लम आ जाता है कि बरतानिया के अंदर एक पूरी जो अगर पैसे छुपाने की एक इंडस्ट्री है, तो फिर एक रेपुटेशन बिल्ड करने की भी एक इंडस्ट्री है, ठीक है। यानी आप ये अभी पता लग रहा था कि शहबाज शरीफ ने बड़े भंगड़े डाले कि जी मेरे ख़िलाफ़ जो डेली मेल ने एक रिपोर्ट लिखी थी, वो कोर्ट ने उसको उठा के रद्द किया कि डेली मेल को बोला कि पैसे दो शहबाज शरीफ को। शहबाज शरीफ ने ये नहीं बताया कि इंग्लिस्तान का जो कानून लाइबल क्लेम जो है, अच्छा मज़ेदार बात पता क्या है, बरतानिया के अंदर अगर किसी इंसान पे कोई बंदा इल्ज़ाम लगाता है ना, वो जिस पे इल्ज़ाम लगा होता है ना उसने सबूत देना होता है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बिल्कुल ऑपोजिट है कि अगर किसी ने इल्ज़ाम लगाया ना कि इसने जो है ना 2 नंबर तरीके से पैसा बनाया है, ठीक है, वो उल्टा जिसने इल्ज़ाम लगाया अब उसने सबूत देना है कि इसने 2 नंबर तरीके से पैसा बनाया। लाइक दिस इज़ के ये इसे कहते हैं लाइबल क्लेम कहते हैं कि इस बंदे ने लाइबल क्लेम कहते हैं, जो कि बेसिकली किसे बेनिफिट करते हैं, कौन उसका फ़ायदा उठाते हैं, जिसके ऊपर इल्ज़ाम लग रहा होता है। अभी नासिर भट्ट के को भी पता नहीं ARY ने दिए हैं 90,000 पाउंड। हाँ, वो यही चीज़ है कि ARY ने इल्ज़ाम लगाया है, उसने एक स्टोरी चलाई नासिर भट्ट के ख़िलाफ़ कि जी ये इस इसने मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर इन्वॉल्व रहा है। उसने जाकर क्या किया है कि काउंटर केस किया है कि ये मेरे ख़िलाफ़ वो कर रहे हैं, रूमर्स फैला रहे हैं, एक लाइबल क्लेम डाल दिया ARY के ऊपर, जिसके ऊपर फिर ARY उस अपनी जो ओरिजिनल स्टेटमेंट थी उसको प्रूव नहीं कर सका इन कोर्ट। और ये बरतानिया का कानून है जो कि इस तरह के लोगों को अब सपोर्ट भी करता है। फिर आपकी पूरी एक PR की इंडस्ट्री मौजूद है जो कि इस तरह के लोगों को बताती है कि अच्छा
बरतानिया के लोगों को ना अभी जैसा हमारे अरबी शहजादे हैं उनको घुड़सवारी करवाने का बड़ा शौक़ है, ठीक है, यानी मुझे पता है कि तलोर का शिकार करने का बड़ा शौक़ है। हैं वो यहाँ पे हुबारा बस स्टैंड यहाँ पे तो शिकारी करने आते हैं, लेकिन जो इंग्लिस्तान जाकर वो काम करते हैं ना कि वहाँ पर बताया जाता है कि ये फुटबॉल बड़े अंग्रेज़ जो उनको फुटबॉल बहुत पसंद है, यूरोपियंस को, तो फुटबॉल के क्लब्स खरीदो। अब आपको क्या पता है कि अंडर द गाइड ऑफ ओनिंग दोज फुटबॉल क्लब्स व्हाट आर दे आर डूइंग डेफिनेटली मनी लॉन्ड्रिंग एंड नो वन, कोई देखेगा भी नहीं उसे, नो वन विल सी टू इट। और ये वो सारी की सारी इंडस्ट्री है जो कि इस तरह के काम को सपोर्ट करी बरतानिया के अंदर। इसके और इसका नुकसान बरतानिया को भी हो रहा है, ठीक है, हमें तो हो रहा है ना पाकिस्तान के अंदर के भाई हमारा पैसा बाहर जा रहा है, हमारा पैसा यानी वो कहते हैं ना कैपिटल फ्लाइट हो रही है ना, वो कैपिटल फ्लाइट हुई जा रही है और हम कर्जे पे चढ़ी जा रहे हैं, उधर हमारे से पैसा जाई जा रहा है और कोई पूछने वाला नहीं है। और कोई पूछने वाला इसलिए नहीं है कि जिन्होंने पूछना है वो भी उनको भी मिल जाते हैं ना कुछ बरतानिया के अंदर मिल ही जाता है। अब बरतानिया में क्या नुकसान हो रहा है? बरतानिया के अंदर नुकसान इसका ये है कि आपने जब अपनी इकॉनमी का एक सर्टन अमाउंट ऑफ हिस्सा, गुड अमाउंट ऑफ हिस्सा जो है, जैसा मैंने आपको बताया $13 ट्रिलियन के एसेट्स एनोनिमसली ओन्ड है, पता नहीं हु ओन्स देम, और ये कहीं हवा से नहीं मैं बात कर रहा हूँ, ये इकोनॉमिस्ट की अपनी इन्वेस्टिगेशन है, दी इकोनॉमिस्ट, और 84,000 घर जो हैं वो एनोनिमसली ओन्ड है। अब इससे क्या हो रहा है, इससे क्या होगा? अब आप फर्ज करें कि मे फेयर, नाइट्सब्रिज और नाइट्सब्रिज और कौन जो महंगी जगह हैं, जो महंगी जगह हैं, हाइड पार्क, वहाँ पे अगर फ़र्ज़ करें कोई घर है $20 मिलियन का, लेकिन एक बंदा आता है नवाज शरीफ कहता है मैं $80 मिलियन दूंगा। अब आप मुझे बताएं बाकी प्रॉपर्टी का क्या हाल होगा? रियल इस्टेट के अंदर लोगों को एक चीज़ समझने की बहुत ज़रूरत है कि हम रियल इस्टेट को शायद पाकिस्तान में तो मुझे पता नहीं कैसे चलती है, लेकिन बरतानिया के अंदर और अमेरिका के अंदर इट्स अ वेरी देयर अ थंब ऑफ रूल ऑफ थंब। फ़र्ज़ करो यार एक रोड के ऊपर ना 20 घर है ना, दे आर सेम एरिया उठा रहे हैं। अच्छा अब फ़र्ज़ करें उसकी मार्केट वैल्यू बंदा कहता है $3 लाख है, ठीक है, जिसने डेवलपर ने बनाया हुआ कहता है मैं ये $3 लाख का एक घर बेचूंगा, लेकिन एक बाहर आता है वो कहता है मैं एक घर का 6 लाख, चलें ज़्यादा नहीं $4 लाख दूंगा। अच्छा अब क्या होगा, मार्केट वैल्यू अप हो जाएगी, बाकी 9 घरों की अप हो जाएगी। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स, ठीक है। पाकिस्तान में दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पे प्लॉटों की प्राइस लगती है अनबिलीवेबली के आई डोंट नो कि DHA के अंदर 7-7 करोड़ का प्लॉट कैसे बिकता है, आई डो नॉट नो, लेकिन एडवांस इकोनॉमीज़ के अंदर घर की प्राइस लगती है, प्लॉट की प्राइस नहीं लगती। यहाँ पे प्लॉट की प्राइस अलहदा लगती है, उसके ऊपर फिर आप घर अलहदा बनाते हैं, फिर उनकी एक कंबाइंड वैल्यू बनती है। ये मुझे नहीं पता पाकिस्तान में, यानी पाकिस्तान में यार प्लॉट एक कनाल का 7 करोड़ का कैसे बेचोगे, क्यों बेचोगे आप? अच्छा वजह क्या है जी कि पाकिस्तान के अंदर क्योंकि आपका फ्रॉड बहुत ज़्यादा रियल इस्टेट के अंदर, DHAs इंटरेस्टेड यू नो कि ट्रस्ट वर्दी डेवलपर है, तो उस ट्रस्ट की खातिर वो प्लॉट 8-8 करोड़ का 7-8 करोड़ का बिक रहा है। लेकिन बरतानिया में ऐसे नहीं होता, बरतानिया में घर की प्राइस लगती है, प्लॉट की प्राइस। US में भी घर की होती है, कहीं पे भी यार नहीं होती। मुझे यानी मतलब यहाँ पे प्लॉटों की एक दूसरी साइड को ऐसा रखा हुआ है कि वो धोखेधड़ी इतनी होती है कि जी यार ये ट्रस्टेड है, इधर से खरीदो। हाँ दूसरी तरफ धोखा इतने। अच्छा फिर कॉर्नर प्लॉट की अलग प्राइस है जी, कॉर्नर प्लॉट, यार मैंने कॉर्नर प्लॉट की फाइल ले ली है, कॉर्नर प्लॉट की फाइल ले ली है। तो ये एक चीज़। अच्छा अब इससे क्या हो रहा है कि एक रियल इस्टेट प्राइस के अंदर अब जाई जा रही है। प्रॉब्लम क्या हो रहा है, बरतानिया के अंदर वर्किंग क्लास भी है, मिडिल क्लास भी है, देयर एबिलिटी टू बाय परचेज होम्स इज नॉट डिक्रीजिंग। अब वो नहीं घर वगैरह बेचारे ख़रीद सकते, क्यों? क्योंकि आपने ये तो कह दिया कि चले लंदन में आपने बड़े अमीर इलाकों के अंदर घर ख़रीद लिए हैं, लेकिन ये जो लोग आएंगे दीज पीपल, अब मैं पाकिस्तान से नहीं, सबसे ज़्यादा फ़्लाइट क्या जो पैसा आया वो रशिया से आया, लंदन बहुत ज़्यादा पैसा लंदन में रशिया से आया। बोरिस जॉनसन ने ऑन रिकॉर्ड कहा हुआ है कि वी वुड लव टू सी मोर रशियन मनी कमिंग इनटू लंदन। जब वो मेयर था लंदन का बिफोर 2012, वो तो कहता था कि हमें और पैसा चाहिए, यानी रशिया। एक तो वो आकर अपनी
अपना घर खरीदेंगे। सेकेंडली दे आर गोइंग टू गो एंड स्टार्ट अ रियल एस्टेट कंपनी जिसके अंदर वो सैकड़ों सौ घर खरीदेंगे, उनको वो रेंट पे चढ़ा देंगे। ठीक है, अब उससे क्या होगा कि वो सैकड़ों सौ घर पता नहीं कितने कितने अबव मार्केट प्राइस वो घर खरीदते हैं। फ़र्ज़ करो दे हैव द मनी टू बाय अबव मार्केट प्राइस। उसकी वजह से पूरी रियल एस्टेट मार्केट को एक जैक लग रहा है जो वहाँ की वर्किंग क्लास और मिडिल क्लास है उसे कीप अप नहीं कर पा रही। दूसरा मैंने आपको बताया था यूरो डॉलर का और यूएस डॉलर का, उसके अंदर ना एक थोड़ा सा कैच भी है। कैच उसके अंदर ये है कि यूरो डॉलर का और यूएस डॉलर का एक सर्टन रेशो बरकरार रखना होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब वो यूरो डॉलर ज़्यादा हो जाए फाइनेंशियल सिस्टम में और यूएस डॉलर कम हो जाए, दैट कॉजेज अ रिसेशन। अच्छा, 2008 के अंदर मैं आपको अभी सिंपल सी फिगर देता हूँ कि 1977 में जब ऑफशोर फाइनेंशियल सिस्टम बरतानिया का सिर्फ वाज ओनली डूइंग $102 बिलियन अ ईयर, 2008 में पीक पे पहुंचा था $5,000 अरब और आजकल भी $3,000 अरब पे बैठा हुआ है द ऑफशोर फाइनेंशियल सिस्टम। सालाना $3,000 अरब इज़ फ्लोइंग थ्रू दैट सिस्टम। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि कितना ज़्यादा $1,000 अरब यूरो डॉलर होंगे, कितने हज़ार। और वो उससे होता क्या है कि जितना यूरो डॉलर ज़्यादा होगा मार्केट में रिसेशन उतना ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, बिकॉज यूरो डॉलर इज़ क्रिएटेड थ्रू बोरोइंग। वो फेडरल रिजर्व सिस्टम ने नहीं बनाया हुआ, वो बेसिकली एक डिपॉजिट हुआ यूएस डॉलर का और बैंक ने पैसा लोन आउट कर दिया। तो वो जब वो रेशो अपेरेंटली फिर दोबारा ख़राब हो रही है, ज़्यादा हो रही है। पहले जो 5,000 था वो रिसेशन के वक्त 2008 में रिसेशन के वक्त $5,000 अरब पहुंच गया हुआ था, और अब वो थोड़ा कम हुआ है, 3 पे आया। अब वो थोड़ा कम हुआ है। लेकिन अभी जो इशू आ गया है कि लंदन को भी वो आ गया ना, चैलेंजेस आ गए हैं। तब दुबई इतना बड़ा फाइनेंशियल सेंटर नहीं था ऑफशोर, अब वो बनता जा रहा है। बहरीन भी इज़ एंटरिंग इनटू दैट सिस्टम। आपका फिर अमेरिका जो है 2008 के बाद उसने पोर्टो रिको को स्पेशली डेवलप करना शुरू कर दिया और वो काफ़ी एडवांस जगह पे पहुंच गया। फिर आपका जो है इंडिया ने भी इज स्लोली बिकमिंग अ प्लेयर इन द ऑफशोर फाइनेंशियल सिस्टम। इंडियंस, हाँ जी, इंडियंस भी अब इस ऑफशोर फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर प्लेयर बनने जा रहे हैं। अच्छा, मैं कुछ एक जगह देख रहा था अमेरिका में भी कुछ टैक्स हेवन्स बना रहे हैं अंदर। साउथ डकोटा, साउथ डकोटा, यस। हाँ जी, मैं जिस इंडस्ट्री में काम करता हूँ ना, बायोटेक इंडस्ट्री के अंदर, वहाँ पर भी कंपनीज ओपन की जाती हैं सैन डिएगो के अंदर जस्ट टू लॉन्डर मनी फॉर द ड्रग कार्टेल्स। और पता लग जाता है आपको कि आप उस कंपनी की ना जब रिसर्च हिस्ट्री रीड करते हैं ना, तो वो रीड करते पता लग जाता है कि दिस कंपनी इज़ फेक, क्योंकि उसकी वो 2007 से ओपन है और उसके कोई ड्रग ही नहीं मार्केट में आई, लेकिन वो स्टिल एग्जिस्ट कर रही है। हाँ जी, उसने उनकी यानी ऊपर के पता लग जाता है कि ये जो कंपनी है इसने तो 16 साल में एक ड्रग नहीं मार्केट में लेकर आई, लेकिन चल रही है। तो इस तरह ये होता है। और अभी जो बरतानिया का ज़्यादा, अभी आपने देखा होगा कि हमारे एक जर्नलिस्ट थे जिनको शहीद किया गया कीनिया में, उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री की थी बिहाइंड क्लोज डोर्स, मेरे से लोगों ने देखी भी है। द रीज़न अब बरतानिया पे स्पॉटलाइट ज़्यादा आई है वो बिकॉज ऑफ द रशियन इन्वेजन ऑन यूक्रेन, और उन्होंने उनके एसेट्स फ्रीज किए हैं। इन्होंने करने नहीं थे, हाँ, लेकिन करवाए गए हैं। अमेरिका ने थोड़ा सा पुश किया कि अपने आप को थोड़ा ठीक करो, लेकिन वो ठीक अपने आप को कर नहीं सकते। द ब्रिटिश दे कांट, बिकॉज उनका मुल्क ही उस पर डिपेंड करता है। मेजॉरिटी पार्ट ऑफ देयर इकोनॉमी इज वर्क्स ऑन दिस। देयर फुटबॉल क्लब जो सारी हरी भरी जिंदगी है, हाँ जी, वो उस पर चल रही है। जो सारी बहारें हैं वो उसी पे हैं। अब इतना ज़बरदस्त स्पोर्ट सिस्टम पाकिस्तान में तो नहीं है ना। क्रिकेट में उनके क्लब्स हैं, फुटबॉल में क्लब्स हैं, में भी है, रग्बी में भी है, हॉर्स रेसिंग उनकी, सब हॉर्स रेसिंग उनकी। और बरतानिया के अंदर इस वक्त एक रिसेंटली एक इन्वेस्टिगेशन की थी, दे आइडेंटिफाइड 86 बैंक्स जो कि मनी लॉन्ड्रिंग के सिस्टम को सपोर्ट करते हैं।
81 लॉ फर्म्स हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं टू हाइड द मनी एंड यू नो उसके ऊपर फिर लेयर्स डालने हैं, फिर उसके बाद क्लाइंट ने अपने आप को कैसे पीआर करनी है वगैरह वगैरह। और यार जो अनफॉर्चुनेट जो जगह थी ना वो थी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी इन्वॉल्व हैं इस मामले के अंदर। फ़र्ज़ करो एक रशियन बिलियनियर है, उसने अपनी एक पीआर करवानी है, तो वो किसी यूनिवर्सिटी के अंदर जाकर एक अपने लिए बनवा देता है, चलो यार कोई स्कूल बना दो। ऑक्सफोर्ड के अंदर वो है वाफिक सईद बिजनेस स्कूल है। अब वाफिक सईद कौन है? ही इज़ अ सीरियन बिजनेसमैन, अब बशार अल-असद के बहुत करीब का बंदा है। तो बट देयर इज़ अ बिजनेस स्कूल अंडर हिज नेम इन ऑक्सफोर्ड, और काफ़ी ज़्यादा एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस और भी हैं जो कि इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व हैं अनफॉर्चुनेटली, लेकिन दैट्स हाउ देयर इकोनॉमी इज़ वर्किंग। उन्होंने एंड इट्स नॉट ओनली आई वुड से कि और इसको सफ़र कर रहे हैं फिर ब्रिटिश पीपल बहुत ज़्यादा, जो वहाँ की वर्किंग क्लास और मिडिल क्लास है वो इसको बहुत ज़्यादा उनकी ज़िंदगियाँ ख़राब हो रही बहुत ज़्यादा इसकी वजह से। लेकिन वो अब एक हैबिट भी बन चुकी है उनकी। यानी मैं एक फ़र्ज़ करें आपको बड़ी आपको सिंपल सी मिसाल देता हूँ कि इस वक्त की जो टोरी गवर्नमेंट है ना, दे आर द बिगेस्ट क्रिमिनल इन ब्रिटिश हिस्ट्री के। डेविड कैमरॉन का तो साबित हो गया था, उसके अब्बा जी की भी शेल कंपनी थी। फिर डेविड कैमरॉन का ये भी साबित हो गया था कि ही हैड अ 60 मिलियन पाउंड शेयर इन अ कंपनी दैट वाज क्रिएटिंग मनी थ्रू, यानी वो पैसे बोरो करे, दैट वाज बोरोइंग मनी थ्रू इशूइंग फ्रॉडुलेंट इनवॉइसेस, ग्रीनफील्ड कैपिटल, ठीक है। ऑन टॉप ऑफ दैट लेबर टोरी पार्टी का एक सबसे बड़ा जो सपोर्टर है वो है लॉर्ड लेबेडेव, ठीक है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स का मेंबर है। ही इज़ अ रशियन बॉर्न पर्सन, उसका अब्बा जी केजीबी का एजेंट था। अच्छा, हाँ जी, और वो जो है उसके थ्रू हिम ही ब्रॉट इन ऑल ऑफ दीज रशियन ओलिगार्क्स इनटू लंदन, और लंदन का जो निकनेम बना उसके बाद लंदन ग्राड कहते हैं उसे, या उसे मॉस्को ऑन थेम्स कहते हैं। और उन्हीं के असासे ने जब्त करने पड़े ये यूक्रेन जंग के बाद। सबके नहीं ना किए, सबके नहीं। दे गेव देम टाइम टू एस्केप। यानी रोमन अब्रामोविच है, वी नो कि ही इज़ नॉट वेरी क्लोज टू पुतिन, रोमन अब्रामोविच, लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये वैसे ना एक बड़ी एक डाइग्रेस हो जाएगी, लेकिन रोमन अब्रामोविच इज जूश एज वेल, सो ही इज इस्राएली सिटीजन एज ऑल्सो। और जो लास्ट टाइम मैंने सुना था ही इज प्लानिंग टू मूव टू इसराइल। तो ये जितने भी जो मोस्टली रशियन ओलिगार्क्स हैं दे आर जूश एज वेल। तो द रीजन दे वेंट टू ब्रिटेन इज बिकॉज ब्रिटेन हैज़ रियली गुड रिलेशनशिप विद इसराइल एज वेल। तो ये लोग जो हैं, ये जब उन्होंने 90s में अपना पैसा मूव किया था, एट द सेम टाइम दे वर इस्राएली सिटीजन्स एज वेल। तो सबका नहीं किया उन्होंने पैसा, लेकिन सबका नहीं किया, अब रोक दिया कि अब यानी जो पुतिन के साथ जो ओलिगार्क्स हैं उनके ऊपर पाबंदियाँ लगा दी हैं, लेकिन जो रोमन अब्रामोविच वगैरह इनको थोड़ी छूट दी है कि अच्छा भागने का टाइम है, भाग जाओ, उसके बाद हम पकड़ लेंगे। तो दे अलाउड दैट टू हैपन। फिर उसके अलावा आपके बरतानिया के अंदर ये जितने भी आते हैं, अभी इन्होंने रिसेंटली सिर्फ़ और सिर्फ छोटे मोटे लोगों को पकड़ लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये अज़रबैजान की ऑयल कंपनी का कोई एग्जीक्यूटिव था, उसको बस पकड़ा है फॉर 30 मिलियन डॉलर्स उसने जो थे लॉन्डर किए हुए थे, दैट्स इट। लेकिन जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो बड़े मगरमच्छ हैं उनको तो ये हाथ भी नहीं डालते। यानी अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल नवाज शरीफ है, डू यू थिंक द ब्रिटिश सिस्टम डजंट नोज़ कि पैसा के पास कहाँ से आया? सबको पता है, दे नो, लेकिन वो हाथ नहीं डालेंगे। क्यों? क्योंकि इट गिव्स अ बैड ऑप्टिक्स कि अच्छा जो लोग दुनिया से गरीब मुल्कों को, अपने ही मुल्कों को लूट के पैसा उठा कर लाए हैं बरतानिया में, अब उन्हीं को अगर बरतानिया पकड़ना शुरू कर देगा तो फिर इट्स बैड फॉर बिजनेस, इट्स बैड PR। और ये वो सिस्टम है जिसको बरतानिया ख़त्म नहीं कर रहा। 2016 में ब्रेग्जिट जब हुआ ना, यानी आप कह रहे हैं इतना एक्सपोज होने के बावजूद ख़त्म नहीं कर रहा,
ख़त्म कर नहीं सकते, क्योंकि यार वो पॉलिटिक्स का पार्ट बन चुका हुआ है। 2009 से टोरीज़ हैं हुकूमत के अंदर, 2000, और दे आर गेटिंग, उनको पैसा मिल रहा है रशियन मनी से, उनकी कैंपेन रन हो रही है रशियन मनी से। डेविड कैमरन इज स्टिल अंडर इन्वेस्टिगेशन कि उसकी कैंपेन के अंदर 15 करोड़ डॉलर एलिजिडली 15 करोड़ डॉलर जो थे वो ये रशियन पैसा था। हाँ। अभी तक उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। कैन यू बिलीव इट? अभी तक यार उसकी कोई मीडिया में न्यूज़ ही नहीं मिलती। इतना यानी हश हश करके ना काम करते हैं। या दूसरा मैं आपको बताता हूँ कि जिसके अंदर एक और केस हुआ था रिसेंटली लाटविया के थ्रू। डैनिश बैंक था डांस्क, उसकी लाटवियन ब्रांच ने 200 अरब यूरो लॉन्डर किया था थ्रू रशिया एंड यूक्रेन। वो केस 2015 का चल रहा है। हश, कुछ नहीं पता लग रहा है कि कहाँ तक इन्वेस्टिगेशन पहुंची है। तो ये इस तरह का जो है ना। हाँ, लेकिन एक और बैंक था बेचारा BCCI, उसको BCCI के बारे में वैसे मैं बताना भूल गया हूँ। BCCI हैड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग दिस ऑफशोर फाइनेंशियल सिस्टम। BCCI का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई थी BCCI के साथ? इसको बैंक ऑफ इंग्लैंड ने सपोर्ट किया था BCCI को, इसको उभारा भी बैंक ऑफ इंग्लैंड था, यानी विद इन 10 ईयर्स दुनिया का 7वां बड़ा बैंक बन गया था, प्राइवेट बैंक। प्रॉब्लम क्या हुआ था उस वक्त? अमेरिकन जो थे ना, ये उनकी वॉर के दरमियान आ गया था BCCI। BCCI वॉज सपोर्टिंग एवरीवन, ठीक है। अगर तो CIA और FBI भी यूज़ कर रही है तो दूसरे लोग भी यूज़ कर रहे हैं, चाइनीज़ भी यूज़ कर रहे हैं, सोवियट्स भी यूज़ कर रहे हैं, अरबी शेख भी यूज़ कर रहे हैं। तो वो जिसकी वजह से ना अमेरिकन ने कहा ऐसी की तैसी तुम लोगों की। इट वॉज द अमेरिकन हू क्लोज BCCI डाउन। और बैंक ऑफ इंग्लैंड ने बड़ी कोशिश की थी BCCI को बचाने की। ये हम बताते नहीं हैं, लेकिन बैंक ऑफ इंग्लैंड ने बहुत ज़्यादा कोशिश की थी कि BCCI के वो एसेट्स जिनके ऊपर या वो ब्रांचेस जिन पे अमेरिकन का ज़्यादा फोकस है ना, उसको बैंक से अलग कर दिया जाए। लेकिन अमेरिकन ने इवेंचुअली उस बैंक को बंद करवा दिया। और पता मुझे ये लगा कि बिकॉज BCCI वाज वर्किंग अगेंस्ट अमेरिकन इंटरेस्ट्स, जिसकी वजह से उसको बंद किया गया। लेकिन बाकी ये जितने बैंक्स हैं दे आर नॉट वर्किंग अगेंस्ट अमेरिकन इंटरेस्ट, इसलिए चल रहे हैं, इसलिए अभी तक चल रहे हैं। अभी इसीलिए ये जो सिस्टम है ये ख़त्म नहीं होगा जब तक ये किसी मेजर पावर के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ नहीं काम कर रहा होगा। अभी तक तो इनके साथ ही है ना, अभी तक इनके साथ है। इसका एक ब्रिटिश को बहुत बड़ा फ़ायदा होता है, ब्रिटिश को बहुत बड़ा फ़ायदा होता है, अमेरिकन को फ़ायदा होता है। यू नो, अगर आप टेरर फाइनेंसिंग कर सकते हैं, यार आपके कोवर्ट ऑपरेशन होते हैं उनको फाइनेंस करना होता है, उसके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट होता है ऑफशोर फाइनेंशियल सिस्टम। इसको जो चैलेंज दिया था ना वो रिसेंटली दिया था क्रिप्टो करेंसी ने। अच्छा, क्रिप्टो करेंसी इज़ एग्जैक्टली व्हाट इज़ ऑफशोर फाइनेंशियल सिस्टम डूइंग। क्रिप्टो को बंद इसलिए किया गया क्योंकि जो ओल्ड प्लेयर्स हैं फाइनेंशियल सिस्टम के, दे ऑल गेट वाइप्ड आउट अगर क्रिप्टो आ जाती है। अगर क्रिप्टो को वो लेजिटिमेसी मिल जाती है दुनिया के अंदर, वो यूजेज मिल जाती है, तो जो ऑलरेडी आपके जो प्लेयर्स हैं ऑफशोर फाइनेंशियल सिस्टम के, नॉट द ऑनशोर, ऑफशोर के, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट्स उनके हर्ट होते हैं थ्रू क्रिप्टो। क्योंकि ना अब आप पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं विदाउट क्रिएटिंग, यार अब आपने शेल कंपनी नहीं क्रिएट करनी, अब आपको किसी लॉयर की ज़रूरत नहीं है, अब आपको किसी अकाउंटेंट की ज़रूरत नहीं है, अब आपको किसी बैंक की ज़रूरत नहीं है। आपने वन पर्सन टू अनदर पर्सन एनोनिमसली पैसे ट्रांसफ़र कर दिए हैं। आपने दरमियान में इतने ज़्यादा जो प्रोफेशन है ना जिनकी मार दिया, रोज़ी रोटियाँ ख़त्म कर दी हैं। तो जिसकी वजह से क्रिप्टो का आजकल हालात बुरे ही हैं। लेकिन बताने का मकसद ये है कि जब तक पाकिस्तान के अंदर लोगों को ये नहीं समझ में आएगी कि पाकिस्तान के हालात जो हैं सो डायरेक्टली इफ़ेक्ट हो रहे हैं इस फाइनेंशियल सिस्टम की वजह से। जो पैसा पाकिस्तान से कैपिटल फ़्लाइट हो चुकी है ना, वो पैसा वापस नहीं आने वाला,
ठीक है, इमरान खान ने भी कहा था कि 200 अरब यूरो हम वापस 200 अरब डॉलर हम वापस लेकर आएंगे। वो पैसा जहाँ पर भी पड़ा ना वो वहाँ से पाकिस्तान वापस नहीं आ सकता। उसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। नाइजीरिया काफ़ी पैसा बरतानिया में बैठा हुआ है, हमसे ज़्यादा पैसा बैठा हुआ है बरतानिया के अंदर नाइजीरिया का। और नाइजीरिया की गवर्नमेंट जो थी, मुझे फॉरगॉट द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, उसने केस किया हुआ था कि हमारा 27 अरब डॉलर जो है ना वो बरतानिया के अंदर पड़ा हुआ। आई थिंक इट वाज 2008 के अंदर। अच्छा, वो अड़ गया, नाइजीरिया अड़ गया। उसने कहा मैं ऐसी की तैसी अच्छा, बरतानिया की कोर्ट ओल्ड बेली जो कि सिटी ऑफ लंदन में है, उसने 8 अरब डॉलर आइडेंटिफाई भी कर ली कि हाँ ये नाइजीरिया के बनते हैं। ठीक है। अच्छा, उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को बोला कि चलो पैसे देना वापस भेजने शुरू करो। लेकिन फिर आप सुनेंगे क्या हुआ। मुझे आइडिया है क्या हुआ। फिर क्या हुआ? अच्छा, बरतानिया ने कहा अच्छा ये ऐसे पैसे हमसे लेंगे तो हम अब इनसे ऐसे पैसे निकलवाते हैं। शेल ऑयल कंपनी है ना, उसका बहुत बड़ा ऑपरेशन है नाइजीरिया के अंदर। प्रीवियस गवर्नमेंट के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट था जिसको ये गवर्नमेंट जिसने केस जीता ना, उसने शेल ने साबित किया कि इन्होंने इस एग्रीमेंट की वायलेशन की है, तो हमें ना 7.5 अरब डॉलर की टीका लग गया। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने नाइजीरियन गवर्नमेंट पे 7.5 अरब डॉलर का फाइन लगा दिया, जो हमारा भी रिकॉर्डिंग वाला ही सीन था। ठोक दिया। तो ये फिर ऐसे होना है। रिकॉर्डिंग में भी हमारा चीफ जस्टिस है कि हमें ज़्यादा राइट मिलना चाहिए। हमने कहा अच्छा है, गल है ज़्यादा चाहिए। अच्छा, तो फिर हमें यानी रिकॉर्डिंग का यार ये सीन है कि 25 करोड़ डॉलर लगाया है बैरिक गोल्ड ने, और 6 अरब डॉलर की पेनल्टी पाकिस्तानी गवर्नमेंट के ऊपर पड़ी हुई है, जो कि बैरिक गोल्ड ने कहा कि हम बातचीत करके कर लेते हैं। यानी वो 6 अरब डॉलर पाकिस्तानी गवर्नमेंट पे आज भी पेनल्टी पड़ी हुई है। और अगर बैरिक गोल्ड पीछे हट जाता है ना नेगोशिएशन से, वो 6 अरब डॉलर में पे करने पड़ जाते हैं। कितनी इन्वेस्टमेंट की बैरिक गोल्ड ने? 25 करोड़ डॉलर की, और उन्हें मिल गया 6 अरब डॉलर। 6 अरब डॉलर लेकर बैठे हैं। यानी चेक उनके पास पड़ा है, चेक पे फिगर भी लिखे हैं, बस उन्होंने पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कहना अपने अकाउंट में ना 6 अरब डॉलर डलवाओ। तो बताने का मकसद ये है कि वो पैसे नहीं आने वाले पाकिस्तान वापस। सो वी हैव टू, अब हमें पाकिस्तान के अंदर इंस्टेड ऑफ सेलिंग द आइडिया कि पैसे पाकिस्तान वापस आ जाएंगे, अब हमें वेल्थ क्रिएशन दोबारा से करनी पड़ेगी। वो पैसा गया, वो सबकी मेहनत की कमाई थी, और जो इन्होंने लूटा और ये बाहर ले गए, वो अब सारा उनके महंगे महल बरतानिया के अंदर ये उधर ही रहेंगे। ये यानी ये वही बात आ गई ना कि आप बरतानिया की मईशत का हिस्सा बन चुके हैं। वो आप उनकी मईशत का हिस्सा उठाकर पाकिस्तानी लेकर आ सकते हैं अब, अनलेस एंड अनटिल हमारे पास कोई इतने बेमिसाल वकील हों जो कि जाकर ये साबित कर सकें, इन्वेस्टिगेशन इतनी लंबी इन्वेस्टिगेशन कर सकें कि फॉर एग्जांपल यार ट्रस्ट की मैंने बात की, ट्रस्ट में तो आप पता नहीं लगा सकते कि सेटलर कौन है, ट्रस्टी कौन है, बेनिफिशियरी कौन है, वो तो सारी की सारी अजम्पशंस पे बातें कर सकते हैं। तो ये है आज का जो मैंने बताना चाह रहा था। थैंक यू। बड़ा होपफुली मैं तो खोया हुआ था और इसमें मैं समझने की कोशिश कर रहा था। टेक्निकल नहीं था। नहीं, मैं तो सब बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन मिली है। मतलब अगर आप इसको पूरा सुन के एंड पे जब सोचो तो सारी बात समझ लग जाती है, लेकिन उस टाइम बंदा एब्जॉर्ब कर रहा होता है ये क्या हो रहा है। तो बहुत इन्फॉर्मेटिव था और इंशाल्लाह। लेकिन ये इसके अंदर एक जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ना कि हम अगर बरतानिया वालों को बुरा भला कहें कि यार बड़े बदमाश लोग हैं, एक चीज़ जो हमें वाकई में एडमायर करनी चाहिए वो है उनकी कंसिस्टेंसी कि वो लगे हुए हैं अपनी इकॉनमी के लिए, वो लगे हुए हैं यानी अपनी इकॉनमी और अपना एक निज़ाम उन्होंने चलाया हुआ है, उसको कहते हैं ना कि रिफ़ाइन करते जा रहे हैं, कि इतना रिफ़ाइन कर दिया कि वो अब आंखों से नज़र भी नहीं आता। वो बहुत ज़्यादा खोज लगाकर पता लगता है कि ओके व्हाट इज़ हैपनिंग, यानी अदरवाइज़ दुनिया इसी तरह चलती रहेगी। जो पनामा पेपर्स जिसने लीक किए थे सबसे पहले, जिस फीमेल था उसकी गाड़ी उड़ गई थी ना किसी ब्लास्ट में। हाँ जी, ये तो आपको मैं अभी तो लंदन के अंदर एक दफ़ा एक बैंकर का मर्डर हो गया था। हाँ। उसके बारे में मशहूर था कि उसने पता नहीं कोई ही हैड सम इंफॉर्मेशन जो वो लीक करने वाला था 1987 के अंदर।
और वो वन ऑफ द मोस्ट, अभी तक वो मर्डर सॉल्व नहीं हुआ, वो मर्डर सॉल्व नहीं हुआ। और दूसरा जो वही मैं बात बता कि सिटी ऑफ लंदन में विसल ब्लोअर्स को फिर कोई करे ना तो फिर उसकी वो फंस जाता है, यानी लोगों ने विसल ब्लोइंग की हुई है, यानी रात फाश की हुई है मादी में। बट आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो तो सारी पब्लिक है ना, ये सारी पब्लिक है, ये देख लेना, सानू ना कोई मसला हो जाए। नहीं हमें कोई मसला नहीं है, सारी पब्लिक इन्फॉर्मेशन है, कोई रात फाश नहीं की है। ये सारा वो है कि काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद एक आप ड्रॉ करते हैं कि ये डॉट कनेक्टिंग आपने करनी होती है कि व्हाट इज़ हैपनिंग, कि क्या हमारी इनकेपेबिलिटी है या उनकी महारत बहुत ज़्यादा है। तो दोनों में इनकेपेबिलिटी भी है हमारी कि हम जाकर हमने इसके ऊपर किसी किस्म की कोई तहकीक ही नहीं की पाकिस्तान के अंदर कि हमारा जो पिछले 40 साल से कैपिटल फ्लाइट हो रही है उस पर रिसर्च नहीं की, वो पैसे किधर जा रहे हैं। हाँ, फिर दूसरा उनकी महारत भी है कि उन्होंने निज़ाम ऐसा बनाया कि वो खुली आंखों से नज़र नहीं आता। सो दैट इज़ समथिंग कि वी नीड टू वर्क ऑन इन पाकिस्तान। थैंक यू रिजवान, आज थैंक यू, बड़ा मज़ा आया और इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक किससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा वो सरप्राइज़ है। आज तक के लिए इजाज़त और अल्लाह हाफ़िज़।